आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने जो आपको मॉडल पेपर भेजा था, तो उस मॉडल पेपर को मैं कराना चाह रहा था। अभी मैं आपको मॉडल पेपर करा रहा हूं, और हमने देखा कि जो मैंने अभी 3 वीडियो बनाए हैं, 3 लेसन्स के जो वीडियो बनाए हैं, उसमें लगभग 35 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। तो आप देखेंगे कि जो 35 नंबर के क्वेश्चन है, तो आपको इन्हीं में से ही मिल जाएंगे। बहुत आसान है क्वेश्चन। अगर आपने हल्का सा भी समझा है वीडियो को और देखा है वीडियो को, तो आपको बहुत आसानी होगी इनको समझने में। चलिए मैं आपको बिना देरी के ये प्रारंभ करवाता हूं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था कि 2003 में यूएसए द्वारा इराक पर सैन्य हमले के 2 मकसद बताए। 2 मकसद कौन कौन से थे, मैंने वो आपको यहाँ लिख दिए। पहला मकसद क्या था कि तेल कुओं को प्राप्त करना, जो वहां के प्राकृतिक ईंधन थे उनको प्राप्त करना है। दूसरा था सत्ता में परिवर्तन, क्योंकि सत्ता में इसलिए परिवर्तन करना चाह रहे थे कि यहाँ पर सद्दाम हुसैन, जो उनका कट्टर विरोधी था अमेरिका का, और सत्ता का परिवर्तन करना। ठीक है। अब आता है अगला शब्द, आता है हेजेमनी। शब्द का अर्थ क्या है? हेजेमनी जो है ना, वर्चस्व के लिए आता है। हेजेमनी शब्द किसके लिए आता है? वर्चस्व के लिए आता है। तो वर्चस्व को तीन प्रकारों से हम डिवाइड करते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं आपने देखा था। पहला वर्चस्व की बात की थी हमने कि सैन्य वर्चस्व, फिर ढांचागत वर्चस्व, फिर सांस्कृतिक वर्चस्व। आप इन तीनों को लिख सकते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? 3 शब्द लिख सकते हैं। हेजेमनी, हेजेमनी, हेजेमनी में हम लिख सकते हैं कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वर्चस्व होता है। ठीक है, वर्चस्व होता है। और ये 3 प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। सैन्य वर्चस्व, सैन्य और ढांचागत वर्चस्व, और दूसरा है सांस्कृतिक वर्चस्व। ठीक है, इसका कि उसको शाब्दिक अर्थ बताना होता है, तो हमने शाब्दिक अर्थ उसका बता दिया। इसके बाद में आता है ऑपरेशन इराक फ्रीडम क्या है। देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन हो या 2 नंबर का क्वेश्चन हो, आपको उसके जो थीम होती है ना, उसको पकड़ना होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है, फ्रीडम क्या है। अभी यही पूछा है क्या है, तो इसमें लिख सकते हैं। देखिए, यहां पर इराकी फ्रीडम लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ऑपरेशन लिखा हुआ है। इराकी फ्रीडम का मतलब होता है कि जो अमेरिकी ने 2003 के अंदर 2003 में इराक पर हमला किया था। यूएसए ने इराक पर हमला किया था। ठीक है, जो सद्दाम हुसैन की सत्ता का तख्ता पलट किया था, या सद्दाम हुसैन की सरकार को हटाया था, और वहां पर शियाओं की सरकार स्थापित की थी, जो अमेरिका की पक्ष की मानी जाती है, या फिर सहयोगी या समर्थित सरकार मानी जाती है। तो उस अभियान को या उस आक्रमण की जो प्रक्रिया थी, या यूं कहा जाए कि उस आक्रमण को ही नाम दिया गया था, इराकी फ्रीडम दिया गया था। तो आप यहां लिख सकते हैं कि इराकी फ्रीडम क्या है। तो 2003 के अंदर इराक पर यूएसए ने जो आक्रमण किया, उस अभियान को ही हम इराकी फ्रीडम कहते हैं, जिसके तहत अमेरिका ने इराक से सद्दाम हुसैन की सरकार को बर्खास्त कर दिया था, या उसे हटा दिया था, और उसके स्थान पर शियाओं की सरकार को स्थापित कर दिया था। तो यह आप लिख सकते हैं। और यह अभियान 2003 से 11 तक चला था। कब तक चला था? 11 तक चला था। आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कोई महत्वपूर्ण, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। वो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपने देखिए, आप कहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको याद नहीं रहे, लेकिन मैंने इसको कई बार रिपीट किया है। आपको लगभग 3 बार मैंने वीडियो बनाई है, जो इनमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ऊपर 3 वीडियो है, उनको देख लेना पीछे। तो उसमें मैंने 3 बार दोहराया है कि
जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसमें सर्वप्रथम कितने देश थे, जो बेलग्रेड सम्मेलन हुआ उसमें कितने देश शामिल हुए, फिर उसके बाद में जो 2018 के अंदर जो हाँ देखिए, इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। तो बर्लिन की दीवार शीत युद्ध काल में खड़ी की गई थी, 1961 में खड़ी की गई थी। तो ये मैंने आपको बताया। तो इसके बाद में ये शीत युद्ध के समय अमेरिकी और यूएसएसआर खेमे का विभाजन सबसे पहले कहाँ हुआ था। शीत युद्ध काल में, आप बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शीत युद्ध काल में, शीत युद्ध काल में किस खेमे का, या यूं कहा जाए कि अमेरिकी व यूएसएसआर खेमे का विभाजन सर्वप्रथम कहां देखा गया, विभाजन कहां देखा गया। इसमें ऑप्शन आ रहा है यूरोप में, एशिया में, है ना, या उत्तरी अमेरिका में, या दक्षिण अमेरिका में। तो ऑप्शन क्या है इसमें, यूरोप है। आपने देखा होगा सबसे पहले जो विभाजन हुआ था यूरोप का हुआ। पश्चिमी यूरोप जो है वो पूंजीवादी देशों का पूंजीवादी देश थे और वो अमेरिका को समर्थन कर रहे थे, और पूर्वी जो यूरोप था वो साम्यवाद को समर्थन कर रहा था। मतलब साम्यवादी कौन थे, सोवियत संघ, रूस को समर्थन कर रहे थे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं रूस में समाजवाद क्रांति कब हुई। रूस में समाजवाद क्रांति कब हुई, मैंने आपको बहुत बार समझाया है, बहुत बार बताया भी है कि रूस में जो समाजवादी क्रांति है 1917 में हुई। इसे बोल्शेविक क्रांति भी नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखें। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी और सोवियत संघ के मध्य 20 वर्षीय संधि हुई। देखिए, शीत युद्ध काल में एक संधि हुई थी यूएसए, भारत और यूएसएसआर के मध्य। आपको पता है कब हुई थी ये, 1971 में, सॉरी 71 में 20 वर्षीय मैत्री संधि हुई थी। क्या हुई थी, मैत्री संधि हुई थी, जब भारत और पूर्वी पाकिस्तान या यूं कहा जाए कि पूर्वी पाकिस्तान को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हो रहा था, उस दौरान जो अमेरिका है वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया था और 20 वर्ष। देखिए, फिर इसके बाद में आप देख रहे हैं भारत में शुरुआती समय में विकास की कौन सी नीति अपनाई, निम्न में से कौन सी नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी नहीं है। ये जो नहीं थी मैंने उसको लिखा है, तो वो नहीं थी उदारीकरण। आपको पता है कि उदारीकरण जो नीति अपनाई थी भारत ने 1991 में अपनाई थी। 1991 में आप देखेंगे कि भारत ने वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण 3 शब्दों को अपनाया था। तो ये जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था और भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी कमजोर हो रही थी, भारत के पास व्यापार करने के लगभग पैसे खत्म हो चुके थे। तो ऐसी स्थिति में भारत ने IMF और वर्ल्ड बैंक से जो सहायता ली थी, तो उन्होंने हमें कहा कि भाई आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोलिए। तो भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन करने के लिए ओपन किया था 1991 में, और तीन नीतियां अपनाई थी, और जिसमें नीतियां कौन कौन सी थी, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि सुएज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर आक्रमण किया था। मैंने आपको बताया है कि जो 1956 में जो सुएज नहर था, सुएज नहर को राष्ट्रीयकरण मिस्र ने कर दिया था। तो ब्रिटेन कह रहा था कि भाई इसका तो निर्माण ही हमने किया है, जब निर्माण हमने किया है तो आप इसका राष्ट्रीयकरण कैसे कर सकते हो, आप अपने कब्जे में कैसे ले सकते हो इसे। मिस्र ने कहा कि ये हमारी भूमि से निकलता है, इसलिए मैं इसका राष्ट्रीयकरण कर दूंगा। तो मतलब बनाया तो हमने है, मतलब बनाने से क्या फर्क पड़ता है भाई, आप तो दूसरे की जमीन में कुछ भी बना दोगे तो क्या आपकी हो जाएगी। तो मिस्र ने कहा भाई हम अपने भूमि के ऊपर आपको
हम आपको परमिशन दे सकते हैं, आपको हम उस पर कब्जा आपको नहीं दे सकते हैं। तो राष्ट्रीयकरण कर दिया था मिस्र ने। तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई? लीग ऑफ नेशन की। देखिए, लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हुई, 1919 में हुई थी। इसमें जो है लगभग जो बड़े देश थे वो समर्थन नहीं कर रहे थे, या फिर उनका समर्थन नहीं मिला इनको। इस वजह से ये लीग ऑफ नेशन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुक पाई, या यूँ है कि काम नहीं कर पाई। लीग ऑफ नेशन जो है ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाई, क्योंकि जो बड़े राष्ट्र थे इसके सहयोगी नहीं रहे, और इसके कारण से 20 वर्ष के बाद एक दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तो ऐसे स्थिति में इसकी महत्ता जो है वो कम हो जाती है, रोक नहीं पाई विश्व युद्ध को। इसलिए इसके स्थान पर एक नया संगठन स्थापित किया था जिसका नाम था यूएनओ, जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर को की गई थी। तो आप कह सकते हैं लीग ऑफ नेशन के स्थान पर यूएनओ की स्थापना की गई। भारत में सन लिखा है, खालिस्तान छोड़ा है, पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। आप देखिए मैंने शीत युद्ध के काल के दौरान भी आपको पढ़ाया है कि भारत का जो परमाणु परीक्षण हुआ है पोखरण में 1974 में हुआ पहला, और दूसरा 98 में हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको पहले वीडियो में बताया, तो जाकर देख लेंगे और वहां से अपनी स्टडी करेंगे। धन्यवाद। फिर आप देखेंगे शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शॉक थेरेपी, देखिए मैंने बहुत बार आपको बताया है शॉक थेरेपी क्या थी। जो IMF और WB ने, मतलब वर्ल्ड बैंक ने, जो साम्यवादी खेमा था उनमें जो साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर नई एक व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था लाई गई थी, तो लोगों ने उसे ही क्या नाम दिया था? शॉक थेरेपी दिया गया था। मतलब ये था कि आघात पहुंचा करके उपचार करना। तो वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूर्णतः ही चौपट हो गई थी। तो इसलिए ही इसे क्या कहा गया था? शॉक थेरेपी कहा गया था। साम्यवादी खेमे के देशों में जो पूंजीवादी व्यवस्था लेके आए थे, उस व्यवस्था के कारण से वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूर्णतः चौपट हो गई थी। इसलिए ही इसे क्या कहा गया था? शॉक थेरेपी कहा गया था। किन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है? मैंने बहुत बार ये बताया है, कई बार इसको बताया है कि जो है दूसरी दुनिया किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पर प्रथम जो दुनिया है उसे पूंजीवादी देशों को कहा गया है। लोकतंत्र के जो हिमायती है उनको कहा गया है, जैसे पश्चिमी यूरोप और अमेरिका, उनको कहा गया है। दूसरी दुनिया के देश उन्हें कहा जाता है जो साम्यवादी खेमे के देश थे, जो साम्यवादी विचारधारा को मानते थे, जैसे सोवियत संघ, रूस। और तृतीय विश्व उन गरीब देशों को माना जाता है जो पहले किसी न किसी देश के उपनिवेश रहे हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ऐसे देशों को हम क्या कहते हैं? तृतीय विश्व के देश कहते हैं। सोवियत संघ के विघटन के समय तात्कालिक कारण कौन से रहे हैं? ये देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो तात्कालिक कारण थे, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उस समय जो मिखाइल गोर्बाचोव था उसने कौन कौन सी नीतियों को अपनाया था, वो मैं आपको बता देता हूं। इतना सही आप लिख सकते हैं, या यूं लिखेंगे, सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण, सोवियत संघ के विघटन के तात्कालिक कारण। देखिए जो है तात्कालिक कारण 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था व राजनीति में सुधार हेतु दो नीति अपनाई थी, जिनका क्या नाम था? आप ग्लासनोस्त जिसको हम खुलापन कहेंगे, और दूसरी है पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका इसकी है पुनर्संरचना।
तो इस प्रकार से दो नीतियां अपनाई। दो नीतियां कौन कौन सी थी? पहली है ग्लासनोस्ट, खुलापन, और दूसरी है पेरेस्ट्रोइका। इसका मतलब होता है पुनर्संरचना। इसके बाद में हम देखेंगे कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कौन से देश शामिल हुए थे। कौन से देश शामिल हुए थे स्वतंत्र, जो जब सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ था, तो उस समय जो एक जो विघटित राष्ट्र थे या नवोदित या वहां से जो स्वतंत्र राष्ट्र थे, जो स्वतंत्र हुए थे, इनका राष्ट्रकुल का निर्माण हुआ था, तो उसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे? तो कौन कौन से देश शामिल हुए, एक शब्द में आप लिख सकते हैं, साम्यवादी खेमे के देश। अब नाम आपको याद है तो एक दो का नाम लिख दीजिए, नहीं है तो कोई भी बात नहीं है। सबसे बड़े 3 देशों का नाम तो आप जरूर याद रखें, बेलारूस, यूक्रेन और रूस। फिर इसके बाद में आपको याद हो किर्गिस्तान है, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया। तो चेकोस्लोवाकिया ये आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये छोटे छोटे राष्ट्र थे, तो इनको ही क्या कहा गया था? राष्ट्रकुल। फिर बाद में इनमें जॉर्जिया भी जुड़ गया था, ठीक है। फिर आप है कि अफ्रीकी एशियाई एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करें। जो ये है अफ्रो एशियाई देशों का जो संगठन था, तो उसमें भारत की क्या भूमिका रही है? अफ्रीका और एशिया देशों की एकता को बढ़ाने में भारत की क्या भूमिका रही है? तो भारत की भूमिका के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले एक सम्मेलन बुलाया था दिल्ली के अंदर, भारत ने ही बुलाया था दिल्ली में, 1947 में बुलाया था, मार्च 1947 में, जिसको हम कहते हैं अफ्रो बढ़ाने के लिए भारत की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में हम आप बात करेंगे। तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उस समय शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध के दौरान विश्व है 2 खेमों में बढ़ता हुआ जा रहा था। तो भारत जैसे नवोदित राष्ट्र थे, उन्होंने कहा कि भाई अपनी संस्कृति और अपने स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमें इन दोनों गुटों से अलग रहना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने एशिया के जो देश थे उनका एक सम्मेलन बुलाया था, जिसको हम एशियाई रिलेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस मार्च 1947 में बुलाया, दिल्ली के अंदर बुलाया। फिर हमने देखा कि 1955 में बांडुंग शहर में, जो इंडोनेशिया में पड़ता है, यहाँ पर 29 देश बुलाए गए थे। और ये जो बुलाए गए थे, ये अफ्रीका और एशिया के देश थे। यहाँ पर ही आप देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष नाम निकल के आता है, और एक गुटनिरपेक्ष की एक आधारशिला रखी जाती है कि भाई हम देखिए एक संगठन बना रहे हैं, जिसका नाम क्या होगा? गुटनिरपेक्ष आंदोलन होगा। और इसका प्रथम सम्मेलन जो है वो कहाँ होगा? बेलग्रेड में होगा, 1961 में बेलग्रेड में होगा। तो इस तरीके से भारत ने जो भूमिका निभाई बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत मुख्य आयोजकों में से थे, भारत मुख्य प्रेरक देशों में थे। तो इस प्रकार से भारत ने जो नवोदित राष्ट्र थे उनके लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति और जो उनकी संस्कृति थी, आर्थिक समस्याएं थी, उनको समझ करके वहाँ की जो परिस्थितियां थी, या यूँ कहा जाए कि वहाँ उन्हें स्वतंत्र रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार से जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो है आपका शीत युद्ध का अर्थ और दायरा पूछा है। फिर भारत की भूमिका का उल्लेख करें, ठीक है ना, भारत की भूमिका का उल्लेख। देखिए, शीत युद्ध का अर्थ आप बात कर सकते हैं कि ये वैचारिक युद्ध था, ठीक है, और वास्तविक युद्ध नहीं था। ये है दो विचारधाराओं के मध्य क्या थी?
प्रतिद्वंदिता थी ना, प्रतिद्वंदिता थी, संघर्ष था और तनाव था। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं हम? शीतल युद्ध कहते हैं। इसका दायरा क्या था? इसका दायरा क्या था कि ये वास्तविक युद्ध नहीं था, ये वास्तविक युद्ध में कभी परिवर्तित नहीं हुआ, ये केवल संघर्ष यहां देखने को मिले थे। जैसे आपने क्यूबा संकट देखा 1961 में, फिर आपने देखा कोरिया संकट देखा 1950 में, फिर आपने देखा अफगानिस्तान संकट देखा 1979 में देखा आपने। तो इस तरीके से आपने जो है कई संकट देखे हैं, इनके स्थान बदलते रहे हैं। यहाँ स्थान हम कह सकते हैं कि स्थान बदलते रहे, लेकिन वास्तविक युद्ध में कभी परिवर्तित नहीं हुआ। तो ये इसके क्या थे? दायरे थे। कि दायरा का मतलब है कि ये वैचारिक युद्ध से कभी भी युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। तो इसके पीछे क्या कारण था? कारण आप लिख सकते हैं अवरोध, रोक और संतुलन की नीति। सबको पता था कि दोनों महाशक्तियों के पास में परमाणु क्षमता है, परमाणु बम है। अगर किसी भी देश के पास या यूं कहा जाए कि दोनों देशों के पास जो परमाणु बम है, अगर कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर हमला करता है तो दूसरे देश के पास इतनी क्षमता होती है कि वह दूसरे को नुकसान पहुंचा देता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों को ही नुकसान होगा। तो इस युद्ध में वास्तविक युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो वास्तविक युद्ध नहीं हुआ, ये अपन को जानना है कि वास्तविक युद्ध क्यों नहीं हुआ। उसका कारण था अवरोध की स्थिति। ठीक है, तो ये था, छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा नहीं है। भारत की भूमिका के बारे में अगर हम बात करें, देखिए हमने इसका अर्थ लिख दिया है, दायरा हमने लिख दिया है, तो इसके कारण भी हमने लिख दिया कि इसका कारण क्या है। तो अब भारत की हम भूमिका अगर लिखते हैं तो भारत की भूमिका क्या रही है, आप इसमें लिख सकते हैं कि भारत की नीचे भारत की भूमिका, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, भारत की भूमिका। तो भारत की भूमिका जो है शीत युद्ध के दौरान कैसी रही है? गुटनिरपेक्ष नीति, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति रही है, दोनों गुटों से दूर रहने की नीति रही है, दोनों गुटों से दूर रह करके तनाव को कम करना, शीत युद्ध की जो शीत युद्ध के दौरान जो दो विश्व में बट रहा था विश्व, उसको कम करना और तनाव को कम करना है। इसके साथ साथ शांति स्थापना के लिए भी प्रयास करना है। और दूसरी एक चीज हमने देखी कि जो गरीब देश थे, जो पिछड़े देश थे, जो नवोदित राष्ट्र थे, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, वहाँ के लोगों की जो समस्याएं थी, तो उन समस्याओं को भी हल करना था। तो वहाँ पर उन्होंने एक नींव की स्थापना के लिए भी प्रयास किया था, जो नई आर्थिक विश्व व्यवस्था की बात करते हैं। तो नई आर्थिक विश्व व्यवस्था की इन्होंने बात की थी, भारत जैसे देशों ने पैरवी की थी। आपने अंकटोड की रिपोर्ट के भी बारे में पढ़ा और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो है गरीब देशों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है, गरीब देशों को क्या हम दे सकते हैं ताकि इनकी यहाँ जो समस्याएं पैदा हुई हैं वो समाप्त हो सके। तो इस तरीके से भारत की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है शीत युद्ध काल में, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला जो है वो है गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताते हुए एवं इसने शीत युद्ध के समय दो ध्रुवीयता को चुनौती किस प्रकार दी। आपने देखा कि जो गुटनिरपेक्ष नीति है वो क्या है। पहली बात तो इसमें लिखेंगे गुटनिरपेक्ष दोनों गुटों से दूर रहने की नीति थी। जो नवोदित राष्ट्र थे वह किसी भी गुट में शामिल ना होकर के अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखना चाह रहे थे। क्या रखना चाह रहे थे? स्वतंत्र रखना चाह रहे थे और दोनों गुटों से अलग रखना अपना आपको चाह रहे थे। दो गुट कौन कौन से? साम्यवादी और पूंजीवादी। साम्यवादी खेमे का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सोवियत संघ रूस कर रहा था और पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। तो दोनों गुटों से दूर रहना था, ये हमारी नीति थी। दूसरी चीज हम इसके बारे में लिखेंगे कि दोनों गुटों से दूर रहने का मतलब ये नहीं कि तटस्थता हो, कि हम खड़े खड़े देखते रहे, हम तटस्थ होकर के रहे कि भाई सामने वाला लड़ने दे। नहीं, हमें ऐसे स्थितियों का निर्माण करना था जहां तनाव को कम किया जा सके
और सही और गलत में अंतर करके हम उन व्यक्तियों का साथ दें या उन देशों का साथ दें जो सही काम कर रहे थे। तो हमें एक तो तनाव को कम करना था, दूसरी चीज है कि सही का पक्ष भी लेना था। फिर हमने देखा पृथकतावाद भी नहीं थी। पृथकतावाद का मतलब यहाँ इससे है कि हम जो भी घटनाएं हो रही है उनसे पृथक नहीं रह सकते थे। मैंने यहाँ पर बताया कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हम कभी भी पृथक किसी से भी नहीं रह सकते, हमें उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। तो क्या हम किसी ऐसे देश के साथ में जा रहे थे जो गुट बनाने वाली नीति हो? ऐसा भी नहीं था। हम गुट नहीं बना रहे थे, बल्कि गुटों के मध्य जो तनाव था उनको कम करने का हम प्रयास कर रहे थे। तो इस प्रकार से भारत जो है लगातार जो है शीत युद्ध को कम करने का प्रयास करता रहा है और तनाव को भी कम करने का प्रयास करता रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो मैंने क्वेश्चन अभी कराए हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और आप देख रहे हैं कि जो अभी मैंने 3 लेसन्स कराए हैं इनमें से लगभग 35 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। तो मुझे इस चीज़ का पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से कर सकेंगे और अपनी अच्छी तैयारी कर सकेंगे। अब मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि जो मेरे वीडियो हैं उनको लगातार देखें, जिससे आपकी समझ भी विकसित हो सके और आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का मौका है वो भी मिल सके। धन्यवाद।